Hello and welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching Daily Current Analysis covering 2nd May 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट GST कलेक्शंस. सो GST, द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसकी जो कलेक्शन है ये ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड की गई है, ओवर 1.68 लाख करोड़. एंड इसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने साइट किया है व्हेन दे वर साइटिंग द इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. सो रिकॉर्ड हाई GST रेवेन्यू आया है ओवर 1.68 लाख करोड़. जो डाटा आया है दिस बेसिकली मार्किंग दैट अगर हम पिछले साल के कंपैरिजन में देखें तो 20% का इंक्रीज़ है. एंड दिस इज़ बेसिकली डन ऑन द बैक ऑफ इम्प्रूव्ड कंप्लायंस एंड इन्फोर्समेंट एक्शन अगेंस्ट द टैक्स इवेडर्स. एक तो जो कंप्लायंस है उसे इम्प्रूव किया गया है, और जो टैक्स इवेडर्स हैं उनके अगेंस्ट जो इन्फोर्समेंट एक्शंस हैं उन्हें उनकी वजह से भी ये इंक्रीज़ हुआ है. एंड ऑल्सो देयर इज़ अ पिकअप इन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज वेल. जो रेवेन्यू हमारे पास आया है फ्रॉम द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स ये 30% हायर है, और डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स अगर हम देखें जिसमें सर्विसेज को अगर इंक्लूड किया जाए तो दैट इज़ मोर बाय 17%. तो ये मेन डाटा है जो कि जो मार्क GDP रेवेन्यू आया है, GDP कलेक्शन आया है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए. तो रीजंस क्या हैं, वाई और वो कौन कौन से पॉजिटिव रीजंस रहे हैं जिसकी वजह से अप्रैल मंथ का GST रेवेन्यू ऑल टाइम हाई हुआ है. तो पहली चीज़ तो यही कि देयर इज़ अ क्लियर इम्प्रूवमेंट इन द कंप्लायंस बिहेवियर. जो कंप्लायंस बिहेवियर है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो चुका है. एंड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू काफ़ी मेजर्स लिए गए ताकि जो टैक्स पेयर हैं उनको नच किया जाए, ताकि वो अपनी जो रिटर्न्स हैं उसे टाइमली फाइल करें. तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के मेजर्स भी यहाँ पे रिमार्केबल रहे हैं. एंड ताकि जो कंप्लायंस है वो ईजियर हो सके, जो इन्फोर्समेंट है वो स्मूदर और स्ट्रिक्ट तरह से हो सके, सो सम एक्शंस वर टेकन अगेंस्ट द एरेंट टैक्स पेयर्स. जो कि हमारे जो टैक्स इवेडर्स थे उनके अगेंस्ट एक्शंस लिए गए. दिस वर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डाटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. डाटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो एरेंट टैक्स पेयर्स थे उनको आइडेंटिफाई किया गया, और उनके थ्रू ताकि जो इन्फोर्समेंट है वो स्ट्रिक्टली और स्मूथली हो सके उसे मेक श्योर किया गया. एक और चीज़ हम देख सकते हैं कि ये जो राइज आया है दिस कैन ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ ईयर एंड एक्टिविटी, एंड ऑल्सो वी आर सीइंग हायर इन्फ्लेशन रेट राइट नाउ. एंड जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है दैट इज़ ऑल्सो बीइंग अलाउड ओनली ऑन अ टाइमली कंप्लायंस बाय द वेंडर्स, एंड देयर इज़ ऑल्सो हाई वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स राइट नाउ. सो दीज कुड बी द पॉसिबल रीजन्स जिसकी वजह से GST कलेक्शन, GST रेवेन्यू ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड किया गया है. स्टेट वाइज अगर हम देखें तो काफ़ी डाइवर्जेंस दिखती है स्टेट्स के GST कलेक्शन में. मणिपुर की बात करें तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है, देयर इज़ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 33% इन मणिपुर. बिहार में 2% की कॉन्ट्रैक्शन है. वेयर एज अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे 90% ग्रोथ है. उत्तराखंड में 33% ग्रोथ है. नागालैंड 32%, 28% उड़ीसा, 25% महाराष्ट्र. तो कुछ ऐसी स्टेट्स भी हैं जहाँ पे जो ग्रोथ है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई है, कुछ ऐसी स्टेट्स भी हैं जहाँ पे जो ग्रोथ है वो काफ़ी इंक्रीज हुई है. सो देयर इज़ अ ह्यूज डाइवर्जेंस इन टर्म्स ऑफ GST कलेक्शन अमंग द स्टेट्स. जो ग्रॉस GST रेवेन्यू हमारे पास आया है, सबसे पहले अगर हम सेंटर GST की बात करें, दिस इज़ इंटर स्टेट जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसके ऊपर जो सेंटर टैक्स लेवाई करती है, दैट इज़ द सेंटर GST, इट इज़ द लोएस्ट. स्टेट GST की अगर हम बात करें विच इज़ लेवाइड ऑन द इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द स्टेट, इट इज़ हायर देन CGST. तो ये याद रखेंगे, SGST इज़ हायर देन CGST. इंटर स्टेट अगर हम देखें IGST, सो इट इज़ दी हाइएस्ट. सबसे ज़्यादा जो हमारे पास आया है दैट इज़ हाइएस्ट IGST. सो IGST इज़ द हाइएस्ट, SGST is higher than CGST,
and CGST has been the lowest. यहाँ से एक बार क्विकली रिव्यू कर लेते हैं दैट व्हाट इज़ GST. सो GST इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स जो कि इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर अप्लाई किया जाता है. दिस इज़ वैल्यू एडेड टैक्स एंड मोस्टली जितने भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हम डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं उसके ऊपर इसे लगाया जाता है. 1 जुलाई 2017 में इसे लॉन्च किया गया था एज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स फॉर द एंटायर कंट्री. ये कॉम्प्रिहेंसिव है, मल्टी स्टेज पे टैक्सेस लगते हैं एंड दिस इज़ बेसिकली अ डेस्टिनेशन टैक्स. सो इट्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिव. इसके अंदर जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उन सबको सबस्यूम करके एक टैक्स बनाया गया है. नाउ ध्यान रखेंगे GST इज़ पेड बाय द कंज्यूमर्स. आप जब कुछ भी खरीदने जाते हैं तो हम GST पे करते हैं. GST इज़ पेड बाय द कंज्यूमर्स, देन इट गोज़ टू गवर्नमेंट बाय द बिजनेसेस सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज. 3 टाइप्स जो कि अभी हमने डिस्कस किया. CGST से सेंट्रल अवाई करता है, SGST जो कि स्टेट्स लगाते हैं, एंड IGST जो कि इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर अप्लाई होता है. सेंट्रल और स्टेट्स के म्यूचुअल एग्रीमेंट के ऊपर जो ये टैक्सेस हैं इन्हें लिवाई किया जाता है. फॉर दिस वी हैव GST काउंसिल जिसे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हेड करते हैं, इज़ द गवर्निंग एंड की डिसीजन मेकिंग ऑफ GST. तो GST काउंसिल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. नाउ GST की अगर हम सिग्निफिकेंस देखें तो सबसे पहले तो आता है बेटर कंप्लायंस. GST की वजह से जो टैक्स कंप्लायंस है वो काफ़ी बेहतर हुई है क्योंकि इसमें जो मल्टीपल टैक्सेशंस थे उनको सबस्यूम किया गया है एंड जो टैक्स बर्डन है उसे भी रिड्यूस किया गया है. देन इसके साथ हमारे पास एक ऑटोमेटेड टैक्स इकोसिस्टम क्रिएट हो चुका है. द कंट्री इज ट्रांजिशनिंग इनटू दिस ऑटोमेटेड इनडायरेक्ट टैक्स इकोसिस्टम जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंप्लायंस के साथ साथ वी हैव जनरेशन ऑफ ई-इनवॉइसेस जिससे जो गुड्स हैं उनको आप ट्रैक भी कर सकते हैं थ्रू ई-वे बिल एंड एवरीथिंग इज़ नाउ ऑनलाइन. इसके अलावा अगर हम ई-इनवॉइस की बात करें तो इससे जो फेक इनवॉइसिंग थी वो रिड्यूस हो रही है एंड विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी विद ऑनलाइन बिल जनरेशन इससे बहुत ही स्मूदर कंसाइनमेंट मूवमेंट होती है एंड देयर आर फ्यू डिस्प्यूट्स विद ऑफिशियल्स एज वेल. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन ऑफ ई-इनवॉइस जो GST कलेक्शन है वो भी राइज हुआ है. एंड देन अगर हम लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी की बात करें, प्रोडक्शन कॉस्ट कट की बात करें तो ये बड़ी अचीवमेंट है GST रजीम की कि जो 50% मोर देन 50% जो लॉजिस्टिक एफर्ट्स थे, जो टाइम थे, वो GST के थ्रू सेव हुआ है क्योंकि जो मल्टीपल चेक पॉइंट्स थे, जो परमिट्स थे स्टेट बॉर्डर चेक पॉइंट्स पे, वो सब यहाँ से ख़त्म हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं. ऑल्सो देर इज़ लेसर ट्रांजेक्शन कॉस्ट. आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ GST देर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड ये जो रिडक्शन हुआ इट्स अ ह्यूज ब्रेक थ्रू स्पेशली इन इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स. ना इससे जो कंट्री है ये इट हेल्प इट टू बूस्ट अ सिंगल नेशनल यूनिफाइड मार्केट फॉर बिजनेसेस. एक और बड़ा सिग्निफिकेंस आता है इन टर्म्स ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. जो कस्टम पोर्टल्स हैं नाउ दे आर लिंक्ड विद GST पोर्टल्स फॉर अवेलिंग एंड इम्पोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द GST काउंसिल एंड इससे जो सेंटर और स्टेट की जो पार्टनरशिप है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वो इंश्योर होती है. सो यहाँ से हमारी जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है वो एक बड़ा पार्ट निकल के आता है. देन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस. इंडिया का जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वो इम्प्रूव हो रहा है, स्पेशली अगर हम देखें बिफोर GST वाज अप्लाइड और प्रेजेंट टाइम्स में. सो दिस अ ह्यूज डिफरेंस. देन ऑल्सो देर इज़ मोर फ्रीडम. जब से GST के जो रेट हैं वो ऑल अक्रॉस द कंट्री दे आर सेम फॉर अ पर्टिकुलर सप्लाई, traders and manufacturers in the organized sector, they have gained their freedom to choose the best vendors, suppliers and stakeholders. So there is better pricing regardless of their location. And also there is improved competitiveness as well. GST की वजह से जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ का जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो इम्प्रूव हुआ है, स्पेशली इंटरनेशनल मार्केट्स भी अगर हम देखें तो by removing all those hidden and embedded taxes. But with GST there are some challenges, there are some criticism of GST. मैं इसे challenges कहूँगी. पहली चीज़ आती है constant amendment. Now GST की अगर हम बात करें तो GST लॉ ने पिछले कुछ सालों में काफ़ी amendments देखी हैं and because of this काफ़ी revisions हुई हैं, इससे टैक्स पे बहुत बार confused भी हुए हैं
एज वेल एज टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन भी कंफ्यूज हुए थे, एंड जिससे एक मिसअंडरस्टैंडिंग और एक मिसकंसेप्शन भी क्रिएट हुई थी. नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GSTR सेकेंड, ये भी इम्पॉर्टेंट है. GSTR, which is only control for systemic reconciliation, it was never implemented. So basically to prevent any bogus claim of ITC, so reconciliations are required to control by a system. लेकिन ये implement नहीं हो पाया, and now the taxpayer have asked to provide self-attested online reconciliations which is maintained in annual return GSTR 9 और GSTR 9C. जो रिफ़ंड डिले इशू है वो भी बड़ा एक चैलेंज है. हाउएवर गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं जिससे कि जो एक्सपोर्ट रिफ़ंड्स का जो प्रोसेस है, जो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग ऑफ रिफ़ंड्स जो है वो स्मूदन अप हो सके. बट दिस इज़ अ मेजर एरिया ऑफ कंसर्न फॉर GST, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैनुअल अप्रूवल्स इस पूरे प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं. देयर इज़ चांसेस ऑफ डिस्क्रिपेंसी, ह्यूमन एरर, डिले इन रिफ़ंड प्रोसेसिंग, जो कि एक्सपेक्टेशंस के थोड़ा सा अगेंस्ट आता है. देन ऑल्सो देयर इज़ अडेप्टेशन एंड टेक्निकल इशूज़. अगर हम स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस की बात करें, सो दे आर स्टिल ग्रैपलिंग टू अडेप्ट द टेक्निकल रजीम. जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पे GST लॉ को बनाया गया है, दैट इज़ द सीमलेस फ्लो ऑफ इनपुट क्रेडिट्स एंड ईज ऑफ कंप्लायंस. इसमें थोड़ा सा IT ग्लिचेस की वजह से थोड़ा सा इम्पेयर हो जाता है. देन ऑल्सो देयर इज़ कॉम्प्लेक्स पेनल्टीज़. बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो कि जेन्युइनली मॉनिटर नहीं कर पाते उनका जो वेंडर बिहेवियर है, एंड दे फील दे शुड नॉट बी पेनलाइज फॉर टैक्स कंप्लायंस डेफिशिएंसीज ऑफ देयर वेंडर. लॉस और लो रेवेन्यू. अब क्योंकि नॉन कंप्लायंस, अब तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि कंप्लायंस बढ़ रही है, बट इनिशियली देयर वाज वाइड स्प्रेड नॉन कंप्लायंस एंड नॉन फाइलिंग ऑफ GST रिटर्न. तो पहले 3 साल इसकी वजह से GST के जो रेवेन्यू कलेक्शंस थे वो काफ़ी कम थे. बाकी कंसर्न्स अगर हम देखें तो 15th फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के अंदर कुछ और कंसर्न्स को भी हाईलाइट किया था, लाइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्स रेट्स, देयर इज शॉर्टफॉल ऑफ GST कलेक्शंस ऑल्सो फोरकास्ट, देन देयर इज हाई वॉलेटिलिटी इन GST कलेक्शन, देयर इज इनकंसिस्टेंसी इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, एंड देन देयर इज डिपेंडेंस ऑफ स्टेट्स ऑन द कंपनसेशन फ्रॉम सेंटर. प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे भी आपको GST काउंसिल पता होना चाहिए. तो GST काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसे आर्टिकल 279A के अंडर कॉन्स्टिट्यूट किया गया है. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016. तो इससे हमारा जो कोई भी रेगुलेशन बेस्ड ऑन GST उसे लेकर GST काउंसिल को एम्पावर किया गया है दैट दे कैन मॉडिफाई इट, दे कैन रिकनसाइल इट, they can procure any law or regulation which is based on the GST. इसे हम ये भी कह सकते हैं कि इट्स अ फेडरल बॉडी जहाँ पे सेंट्रल और स्टेट दोनों की ही रिप्रेजेंटेशन है. यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स को रिकमेंडेशंस देते हैं रिलेटेड टू द GST. कॉम्पोजिशन में याद रखेंगे कि GST काउंसिल के जो चेयरपर्सन है दैट इज़ द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर. मेंबर्स में यूनियन स्टेट मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू, फाइनेंस एंड मिनिस्टर्स इन चार्ज ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन ऑफ ऑल द स्टेट्स. तो यूनियन मिनिस्टर्स भी होंगे और स्टेट के जो फाइनेंस और टैक्सेशन मिनिस्टर्स हैं वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे. डिसीजन मेकिंग की अगर हम बात करें तो GST काउंसिल में हर एक डिसीजन मेजॉरिटी के थ्रू लिया जाता है, एंड दैट टू मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स ऑफ द मेंबर हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग. तो इसमें हमारे पास जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी वोट बनती है 1/3 ऑफ द टोटल कास्ट वोट, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं इन सब के मिलाकर जो वोटिंग बनती है दैट इज़ 2/3 ऑफ द टोटल वोट कास्ट. तो GST को लेकर इंडिया ने काफ़ी बड़ी एग्जाम्पल सेट की है बाय सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटिंग वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टैक्स ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट इसकी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको भी स्विफ्टली रिजॉल्व करना होगा. पैंडमिक की वजह से भी GST के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा था. कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस जो थी वो करनी ज़रूरी हैं ताकि हमारी जो बिज़नेस और इकोनॉमी है उसे बूस्ट मिल सके. सबसे इम्पॉर्टेंट है एक GST एपेलेट ट्रिब्यूनल को कॉन्स्टिट्यूट करना. इट इज़ ऑब्वियस दैट ऑल टैक्स पेयर्स डू नॉट हैव फाइनेंसेस और मीन्स टू अप्रोच हाई कोर्ट फॉर एवरी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी दैट दे आर फेसिंग. साथ ही में जो एंटी प्रॉफिटेरिंग मेजर्स हैं उन्हें हमें यहाँ पे स्ट्रीमलाइन करना होगा विद द सिंप्लीफिकेशन ऑफ कंप्लायंस प्रोसीजर एज वेल.
तो इससे कॉस्ट एफिशिएंसी को इंश्योर करने के लिए हमें रिविजिट करना होगा. वी नीड रिडक्शन इन प्राइसेस अंडर द जीएसटी लॉ, ताकि जो प्रोडक्ट्स हैं वो कॉमन मैन के बीच तक पहुंच सकें. So this law is still work in progress, and through the process of evolution, it's a complex journey and evolution cannot be eliminated. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल ई श्रम पोर्टल से रिलेटेड है. सो रिसेंटली ई श्रम पोर्टल को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के साथ लिंक करने के लिए काफ़ी डिस्कशंस चल रही हैं. एंड इवन द मिनिस्ट्री वाज वर्किंग ऑन अ मैकेनिज्म जिसके थ्रू जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस है उसे प्रोसेस किया जा सके, जो क्लेम्स हैं उन्हें प्रोसेस किया जाए बाय द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हु वर रजिस्टर्ड ऑन द ई श्रम पोर्टल. एंड अभी तक 27 करोड़ से ऊपर की जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो देखी गई हैं. इस साल के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था दैट दे विल बी लिंकिंग 4 पोर्टल्स: द नेशनल करियर सर्विस, ई श्रम, Udyam is for those who are interested in starting MSME, and ASEEM is Atmanirbhar Skilled Employer Mapping. तो 4 पोर्टल्स को लिंक करने की बात की गई थी: नेशनल करियर सर्विस, ई श्रम, उद्यम एंड ASEEM. एंड लेबर मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया था दैट दे विल बी लिंकिंग द नेशनल करियर सर्विस एंड ई श्रम पोर्टल, और उनका ये जो लिंक है ये कंप्लीट हो चुका है रिसेंटली. एंड इस लिंकेज से जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं दे रजिस्टर्ड ऑन ई श्रम, नाउ दे कैन बी सीमलेसली रजिस्टर्ड ऑन दी नेशनल करियर सर्विस एज वेल. एंड नेशनल करियर सर्विस के थ्रू नाउ दे कैन लुक फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़. सो फार हमारे पास 26,000 से ज़्यादा ई श्रम बेनिफिशरीज़ हैं जिन्होंने अपने आप को नेशनल करियर सर्विस पे भी रजिस्टर किया है, एंड दे हैव स्टार्टेड टेकिंग बेनिफिट्स फ्रॉम दिस लिंकेज. सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है यहाँ से हमें समझना कि व्हाट इज़ ई श्रम पोर्टल. तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट ने ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया था. दिस वाज बेसिकली डन टू क्रिएट अ नेशनल डाटाबेस ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स. इस डाटाबेस के अंदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स, गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, एग्रीकल्चर वर्कर्स, इन सबको इंक्लूड किया गया. ई श्रम पोर्टल को फर्दर आधार के साथ लिंक किया गया, एंड दिस विल बी यूज्ड टू डिलीवर ऑल द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स. जितने भी एलिजिबल रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं ई श्रम पोर्टल पे, उनको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलती है, इंश्योरेंस कवर है ऑफ ओवर 2 लाख अंडर द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना. तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के थ्रू तो 2 लाख से का जो इंश्योरेंस कवर है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है, वो मिलता है फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू ऑफ द पॉलिसी. सो एक और चीज़ यहाँ पे नोट करेंगे कि वर्कर्स को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मिले, इसके लिए ई श्रम के अंदर यूनिक आईडी नंबर क्रिएट किया गया है. इस यूनिक आईडी के थ्रू जो ई श्रम पोर्टल है उसके अंदर सेम सीरीज़ जो कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है इन द फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, सेम सीरीज़ यहाँ पे यूज़ की जाती है. तो मेन एम तो यही है कि कंट्री का जो नेशनल डाटाबेस है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का वो क्रिएट हो सके, और जितनी भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं वो फैसिलिटेट हो सके फॉर द बेनिफिट ऑफ देम. तो ई श्रम पोर्टल का बेनिफिट क्या है ना, सबसे पहले ये जो ई श्रम कार्ड है ये ऑल ओवर द कंट्री एक्सेप्टेबल होगा. इससे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के थ्रू एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज भी मिलेगी. 2 लाख फॉर एक्सीडेंटल डेथ एंड परमानेंट डिसेबिलिटी एंड 1 लाख फॉर पार्शियल डिसेबिलिटी. जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं वो भी इसी पोर्टल के थ्रू डिलीवर होंगे. एंड इससे जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं उनको हेल्प मिलेगी कि किसी भी कैलामिटी के दौरान, किसी भी पैंडमिक के दौरान जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनको असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सके. ऑल्सो क्योंकि इस न्यूज़ आर्टिकल में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की भी बात हुई है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 में लॉन्च की गई थी, और इसका एम यही था कि इंडिया के अंदर जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है उस लेवल को एनहांस करना, कॉमन पीपल स्पेशली पुअर एंड अंडर प्रिविलेज सेक्टर जो हमारी सोसाइटी का है उन तक इंश्योरेंस कवर को पहुंचाना. एंड अंडर दिस प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना any person who is in the age group of 18 to 70 years with a bank account is eligible.
जो प्रीमियम यहाँ पे देना होता है दैट इज़ 12 रुपीज़ पर एनम। पेमेंट मोड ये डायरेक्टली बैंक के थ्रू ऑटो डेबिट किया जा सकता है सब्सक्राइबर्स अकाउंट। और रिस्क कवरेज यहाँ पे है डेथ के लिए 2 लाख रुपीज़, एंड अगर टोटल या फिर इरिकवरेबल लॉस है ऑफ बोथ द आईज, बोथ द हैंड्स और फीट, लॉस ऑफ वन आई और लॉस ऑफ वन हैंड, तो तब भी ₹2 लाख का कवर मिलता है। एंड इफ देर इज़ टोटल इरिवर्सिबल लॉस ऑफ साइट और लॉस ऑफ वन हैंड और फुट, देन देर इज़ 1 लाख रिस्क कवरेज। नाउ ये सारे के सारे मेजर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर के लिए हैं। व्हाट इज़ एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर? इनफॉर्मल सेक्टर है क्या? तो ये एक स्मॉल या स्कैटर्ड यूनिट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं यहाँ पे मेनली फॉलो नहीं हो पाते। जॉब्स आर लो पेड एंड दे आर ऑफन नॉट रेगुलर। जो प्रोविज़न यहाँ पे कोई भी प्रोविज़न नहीं है इन टर्म्स ऑफ ओवर टाइम, पेड लीव, हॉलीडेज, लीव ड्यू टू सिक, एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट सिक्योर। सो पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीज़न एज वेल। इस सेक्टर में काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन काम करती है। दोज आर एम्प्लॉयड ऑन डूइंग देयर ओन स्मॉल जॉब्स लाइक सेलिंग ऑन द स्ट्रीट, डूइंग रिपेयर वर्क। Similarly, farmers who work on their land and they hire laborers as well when they require, ये सब यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। इंडिया का जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है या फिर जो इनफॉर्मल सेक्टर है, 80% इंडिया की जो लेबर फोर्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयड है एंड 20% इज़ एम्प्लॉयड इन द फॉर्मल सेक्टर। एंड इसमें भी जो 80% जो इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स हैं, दे हाफ ऑफ देम दे वर्क इन एग्रीकल्चर and remaining of them they work in non-agricultural sectors. इस पूरे इशू को लेकर there are so many challenges here as well. अगर हम formal workers की बात करें so they work in public and private organized sector and they have adequate social security benefits. लेकिन जो informal sector workers हैं उनको ये benefits नहीं मिलते, जिससे कि economic और political shocks को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा vulnerable हो जाते हैं। जो कैजुअल वर्कर्स हैं अमंग द इनफॉर्मल वर्कर्स, दे आर द मोस्ट ससेप्टेबल टू द इकोनॉमिक शॉक्स बिकॉज मोस्ट ऑफ देम दे डू अनस्किल्ड एंड लो पेड ऑक्यूपेशनल जॉब। काफ़ी हाई प्रपोर्शन ऐसे वर्कर्स का है जो कि इस तरह के मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को बिलोंग करते हैं एंड माइग्रेंट लेबरर्स भी ये प्रॉब्लम बहुत फेस करते हैं। तो इनफॉर्मल सेक्टर कैन बी कॉस्टली क्योंकि इससे जॉब और वेजेस लॉस होती हैं, हायर इन्फ्लेशन, and even there is a risk of livelihood of migrant workers as well. Structural disadvantage है in terms of literacy and skills, जिसकी वजह से वो ज़्यादा prone है exploitation को लेकर। Urban informal labor market में discrimination है against those people who leave them with no choice but have to accept the offered wage. Government has also failed to reduce the wage inequality ताकि country में एक bare minimum wage ensure हो सके and to especially to the large chunk of urban informal workers during the normal times. Therefore, majority जितने भी informal workers हैं they remain highly vulnerable and they live this precarious condition during the normal times. हमारे पास जो existing government programs चल रहे हैं they cannot provide gainful employment opportunity to the migrants at their native places. जो इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स हैं दे हैव सफर्ड फार मोर स्पेशली फ्रॉम द नेशनल लॉकडाउन इन 2020 अगर हम कंपेयर करें विद रिस्पेक्ट टू द फॉर्मल काउंटर पार्ट्स। तो अगर हमारे पास क्योंकि इनएडिक्वेट सेफ्टी नेट है सो देयर पेनफुल अकाउंट्स ऑफ डिस्प्लेस्ड इनफॉर्मल वर्कर्स दे ट्राई टू गेट बैक टू देयर रूरल होम्स। इसे लेकर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी काफ़ी आए हैं। वी हैव अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। इस एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स तक पहुंचाने होते हैं, स्पेशली टू द मैटर्स रिलेटेड टू लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर, हेल्थ एंड मैटरनिटी बेनिफिट्स, ओल्ड एज प्रोटेक्शन एंड एनी अदर बेनिफिट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन किया है। वी ऑल्सो हैव प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इससे लाइफ और डिसेबिलिटी जो कवर है वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना से मिलता है और जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा है वो भी इसी इंश्योरेंस कवर के तहत रहती है। देन वी ऑल्सो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स एंड
self-employed persons. मनरेगा is there. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2020 में इवन गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अनाउंस किया था, जिसके अंदर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के जितने भी बेनिफिशियरीज थे उनको कवर किया गया था। एंड स्पेशली कोरोना वायरस के टाइम पे जो पैंडेमिक आया था उस टाइम पे इसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए रिलीफ पैकेज दिया गया था। एंड इसका एम यही था कि जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर है वहाँ तक पहुँचना है विथ फूड एंड मनी इन हैंड, ताकि वो किसी भी तरह की डिफ़िकल्टीज फेस ना कर सके, स्पेशली इन बाइंग एसेंशियल सप्लाईज एंड मीटिंग द एसेंशियल नीड्स। So ultimately, we need to give protection to the informal sector, especially through the social welfare schemes, ताकि किसी भी तरह की डिस्ट्रप्शंस अगर आ रहे हैं तो उससे परमानेंट फॉल ना हो सके डिमांड में। एग्रीकल्चर कैन नॉट एब्जॉर्ब मोर पीपल नाउ, इट इज़ ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, एंड देयरफॉर जो रिटर्निंग माइग्रेंट्स हैं उनको एंगेज करना है बिल्डिंग न्यू एग्री वैल्यू चेन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So we have potential to create this productive employment and protect livelihood. In the meantime, government can also scale up the one nation one ration card scheme. इससे जो grains है वो subsidized scheme पे available हो in everywhere at the places of their work in cities as well as in towns. तो इससे जो migrants हैं they can be hopeful for some time. And इसके अलावा जो government godowns हैं we are seeing that they are overflowing with excess grain stock. And it may be useful कि उसको distribute किया जाए, it is a part of it to benefit the migrant workers rather than incur high cost on maintaining these stocks. Along with this, गरीब कल्याण योजना के तहत भी financial assistance दी जाती है. This can also be extended to the migrants so that this can help them to remain in the city of their work. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल GS पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर. It is about railway restructuring. So recently, Indian Railways has announced the closure of Shrestha, Special Railway Establishment for Strategic Technology and Holistic Advancement. तो Indian Railway ने श्रेष्ठ की क्लोजर को अनाउंस किया है. So अगर हम यहाँ पे प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र संजीव सन्याल की रिकमेंडेशंस देखें फॉर रैशनलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज़, सो दे से कि कंट्री का जो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर जो ट्रांसपोर्टर है रेलवेज़, इसके लिए एक रीस्ट्रक्चरिंग प्लान बनाया गया है विच इज़ रिजल्टिंग इन क्लोजर और मर्जर ऑफ द मेजर एस्टैब्लिशमेंट्स इन प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन रनिंग हॉस्पिटल्स एंड स्कूल इन लाइन विद दिस रिकमेंडेशन. तो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस को वाइंड अप किया गया है? सबसे पहले तो द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन CORE, इसे वाइंड अप किया गया है. The Central Organization for Modernization of Workshop, the Center for Railway Information Services, Indian Railways Organization for Alternative Food, इन सबको वाइंड अप किया गया है. एंड इन एस्टैब्लिशमेंट्स जो प्रपोज्ड क्लोजर है, they have it has a crucial modernization, technological and research oriented goal in the future. Then there is winding up of them prematurely. इससे जो पर्पस था क्रिएशन का वो डिफीट होता है. एंड इससे जो ऑफिसर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो किस मिशन का पार्ट थे, वो डीमोरलाइज होते हैं. देन देयर इज़ ऑल्सो पार्ट्स ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग. नाउ एज पार्ट ऑफ दिस रीस्ट्रक्चरिंग प्लान, रेलवे हैज़ डिसाइडेड टू मर्ज 32 डायरेक्टरेट्स ऑफ RDSO एंड उनको 7 वर्टिकल्स के अंदर लाया गया है. एडमिनिस्ट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोलिंग स्टॉक, ट्रैक्शन एंड पावर सप्लाई, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, रिसोर्स एंड टेस्टिंग, ट्रैफिक एंड साइकोलॉजी. रेलवेज़ ने न्यू पोस्ट भी क्रिएट की गई हैं इन द रैंक ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डिज़ाइन, ताकि जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है वहाँ पे उनको पोस्ट किया जा सके इन चेन्नई, रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली, अंडर दिस रेलवे बोर्ड रोलिंग स्टॉक डायरेक्टरेट. रेलवेज़ ये जो उनकी जो क्रूशियल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनका क्लोजर या उनका जो मर्जर है जो कर रही है, despite of the stiff resistance from the employee unions. Organizations like IROAF, they were formed with a long-term plan of promoting green fuel, और इसके क्लोजर से इस तरह की जो विजन है वो डीरेल होती है. There is disruption of systems as well. The establishments recommended for the closure were functioning efficiently and they were contributing for greater efficiency for Indian Railways
बट स्टिल इनको मर्ज किया गया है, क्लोज किया गया है। तो इंडियन रेलवेज ने जो रिफॉर्म प्रपोज किए हैं वो क्या है? सबसे पहले अलाउ द प्राइवेट एंट्री, इसके अंदर प्राइवेट ट्रेन्स की रनिंग को भी इंक्लूड किया जाए। देन चेंजिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ रेलवे बोर्ड, जो डिसीजन मेकिंग है उसको डिसेंट्रलाइज किया जाए टू द जोन्स एंड डिवीजन एंड इवन फर्दर बिलो। और एक कोर फंक्शन जो है इन टर्म्स ऑफ रनिंग द ट्रेन्स एंड द नॉन कोर फंक्शन लाइक स्कूल एंड मेडिकल सर्विसेज, इनको सेपरेट किया जाए। एंड वी नीड टू सेट अप अ रेगुलेटर एज वेल। जितनी भी रेलवे सर्विसेज हैं उनको यूनिफाई किया जाए, ट्रांजिट टू कमर्शियल अकाउंटिंग, एंड लेट्स यूनाइट अगैन रेलवे बजट विद द यूनियन बजट। श्रेष्ठ की अगर हम बात करें तो श्रेष्ठ स्पेशल रेलवे एस्टैब्लिशमेंट फॉर स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट, ये रेलवेज़ की स्पेशल यूनिट थी जिसमें मेनली साइंटिस्ट और रेलवे एक्सपर्ट्स प्रेजेंट थे। दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2016 एंड जो श्रेष्ठ का जो डायरेक्टोरेट था इट वाज पार्ट ऑफ RDSO, रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। अर्लियर रेलवेज़ की एक रिसर्च आर्म थी जिसे RDSO कहा जाता था, रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, बट देयर वर सेवरल इश्यूज विद इट। सबसे पहला इशू तो ये था कि RDSO वॉज वेरी बिजी इन फाइनलाइजिंग द स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशंस फॉर न्यू इक्विपमेंट दैट वाज रिक्वायर्ड बाय रेलवेज़। नाउ मोस्टली रेलवेज़ में जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इम्पोर्ट किए जाते हैं, तो RDSO इन हाउस रिसर्च वर्क नहीं कर पा रहा था ऑन दीज वेरियस टेक्नोलॉजीज़, जिसको लेकर जैसे कि सिग्नलिंग के लिए अपग्रेडेशन चाहिए, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रैक डिज़ाइनिंग, इम्प्रूवमेंट इन रोलिंग स्टॉक। सो इन इश्यूज़ के बाद भी RDSO ने एक डेवलपमेंट ऑफ द प्री स्ट्रेच्ड कॉन्क्रीट स्लीपर्स को यूज़ किया फॉर लेइंग ट्रैक्स एंड देन न्यूली डिज़ाइन डबल डेकर कोचेस। श्रेष्ठ का फंक्शन यही था कि लॉन्ग टर्म रिसर्च की जाए फॉर इम्प्रूविंग द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ इंडियन रेलवेज़, एंड इसे रिप्यूटेड साइंटिस्ट जो थे वो हेड करते थे। दे यूज्ड टू डायरेक्टली रिपोर्ट टू चेयरमैन। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज के इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। I will see you all in my next one. Thank you so much for watching.